हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी के द्वारा जो मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है उसके सॉल्यूशंस को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 12th का फिजिक्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव पेपर का डिटेल एनालिसिस हुआ है उसके सॉल्यूशंस को, उसमें से एक क्वेश्चन गलत भी था, उसका डिटेल एनालिसिस करके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन में आएगा, साथ ही साथ इसके प्लेलिस्ट में है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस चैनल पे अभी आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे, साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम होंगे, है ना, तो उस समय भी जो आपके क्वेश्चंस पेपर आएंगे उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतर प्लेटफॉर्म है। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में किए जाएंगे, और दोनों में आपको समझाए भी जाएंगे। तो आप अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भौतिकी का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। साथ ही साथ क्लास 10th बोर्ड का भी जो साइंस का सॉल्यूशन है वो भी इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप क्लास 10th के भी बच्चे हैं या आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो आप उन्हें भी यह चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा, और ताकि वो भी क्लास 10th का जो सॉल्यूशन है उसको देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो 26 से लेकर के जो क्वेश्चन है, यानी टोटल 9 क्वेश्चन, 26 से 34, तो ये जो क्वेश्चन है वो 9 में से आपको केवल 7 क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चंस का मार्क्स एक मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम है, यानी फोर्स बाई चार्ज। तो ये किसका यूनिट है, किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, क्या यह अदिश है कि सदिश राशि है? तो ये विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। कॉपर और अल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है, तो किसकी कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा? ठीक है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड अल्युमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द इन विच कॉइल मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड। किसमें इंड्यूस ज़्यादा होगा? ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट का क्या है कि वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कॉइल में अगर हम करंट देते हैं, सॉरी उसको रोटेट कराते हैं, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है ना, उसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है। ठीक है, तो वो मटेरियल पर निर्भर नहीं करता है, तो चाहे कॉपर का हो चाहे एल्युमिनियम का हो, कोई भी अगर कुंडली बना हुआ है, ठीक है, अगर कॉइल आइडेंटिकल है, सेम साइज शेप का है, तो उससे इंड्यूस्ड करंट इक्वल फ्लो होगा। तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा? दोनों में समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सेम या इक्वल, ठीक है, बराबर, जो भी आप लिखना चाहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये आप आसानी से कर लेंगे। अगर किसी का पैर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम लोग उसका क्या कराते हैं? एक्सरे कराते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरे जो है वो क्रिस्टल संरचनाओं, ठोसों की क्रिस्टल संरचनाओं की जांच करने में सहायक होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? एक्सरे वेव, यानी एक्सरे जो तरंग है वो यूज किया जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है क्या करने में? एग्जामिन करने में क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो कणों का संवेग बराबर होता है,
ठीक है, संवेग क्या है, बराबर, यानी मोमेंटम बराबर है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई एम भी। एम भी क्या है, संवेग, यानी एच बाई पी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक स्थिरांक है, खुद कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है। तो अगर पी भी कांस्टेंट है तो लेमडा भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ये तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, दो कोणों का संवेग, अगर दो कणों का संवेग अगर बराबर होता है तो उसके वेवलेंथ जो होंगे, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। चलिए, पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है, यानी जो पी टाइप होते हैं, पी टाइप मतलब पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव अर्धचालक, अर्धचालक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन, मान लो सिलिकॉन का बना हुआ है, तो सिलिकॉन का कितना है, 4। तो इस ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए ट्राई वैलेंट, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, तब ये क्या होगा, प्लस होगा। और अगर पेंटा वैलेंट, 5 इम्प्यूरिटी, जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, यानी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अगर एलिमेंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे, अशुद्धि को मिलाएंगे, तो वो क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर देगा, ठीक है। तो पी टाइप के लिए कौन सा हो जाएगा, ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटीज, ठीक है। ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटीज याद रखिए, जो जिसका ट्राई वैलेंट है वो पी टाइप देगा, और जो पेंटा वैलेंट है वो एन टाइप देगा। समझने के लिए भी देखिए, 4 आपका सिलिकॉन का है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर 4 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो एन टाइप दे देगा। अगर 4 से कम है तो प्रोटॉन होल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज, सॉरी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों में रहता है, पी टाइप में भी रहता है, एन टाइप में भी रहता है, लेकिन याद रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, उसमें होल जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, ठीक है, मुख्य रूप से वो होता है चार्ज कैरियर के रूप में। और एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश को कैरी करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एक लेंस को अपवर्तनांक 1.5 की द्रव में रखा गया है ना। लेंस को क्या किया गया है, अपवर्तनांक 1.5 की द्रव में रखा गया है। लेंस के गायब होने के लिए तरल का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, ठीक है। ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए थ्रू अ लिक्विड, है ना। व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला आपको पता ही है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर ये दोनों म्यू का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, ये μ2/μ1, तो अगर ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब भी एफ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नहीं दिखेगा, फोकस इनफाइनाइट हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर μ1 का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव दे देगा। क्लियर है। तो ये जो दोनों कंडीशन है, कब, जब तरल का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा तब भी नहीं दिखेगा, या उससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी केवल तरल दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्या होना चाहिए, तरल का जो अपवर्तनांक होना चाहिए वो लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए, और दूसरा एक कंडीशन ये भी है कि तरल का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। आसान क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो ओजोन परत के लिए कौन सा रेडिएशन से बचाता है हमें, पराबैंगनी वर्णक्रम से, ठीक है। क्लियर है। चलिए, स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, रेडिएशन जो भी लिखिए।
यूवी रे लिखिए, किरण लिखिए, जो भी है, ठीक है। तो ओजोन परत के लिए अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रे, पाराबैंगनी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33, चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह की चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है? तो चुंबकीय संवेदनशीलता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, कम होती है और ऋणात्मक होती है किसके लिए? डाईमैग्नेटिक के लिए। किसके लिए? डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो चुंबकीय संवेदनशीलता है वो क्या होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, स्मॉल होती है, कम होता है और निगेटिव होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि जो चुंबकीय संवेदनशीलता होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, किसमें? फेरोमैग्नेटिक में, लौ चुंबकीय में, और कम लेकिन धनात्मक होगा किसमें? पारामैग्नेटिक में, अनुचुंबकीय में। ठीक है, पारामैग्नेटिक में कम होगा लेकिन धनात्मक होगा, और लौ चुंबकीय में बहुत अधिक होगा, और जो ये प्रतिचुंबकीय है उसमें आपका निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा, कम होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए बायोट सावर्ट का नियम सदिश रूप में लिखना है, आसान है, डेल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर, है ना, बाई आर क्यू। ठीक है, लिखना आसान है, फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म में आर नॉट लगाए तो यहाँ पे आर, आर नॉट का मतलब क्या है? आर कैप बराबर आर नॉट बाई आर, है ना। आर कैप जो होगा यानी यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगा जो, तो वो क्या हो जाएगा? आर बाई आर स्क्वायर। तो ये आर आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। तो क्या दे देगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल गुने आर का वैक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ पे आर कैप अगर देता तो आर कैप देता तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही रहता। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 8 हैं। ठीक है, आपको उसमें से 6 क्वेश्चन करना है, 6 तरी। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र ई बराबर 5 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम दिया गया है। इस क्षेत्र का प्रवाह, है ना, 10 सेंटीमीटर के वर्ग के माध्यम से खोजें जिसका सतह YZ सतह के समानांतर है। यदि तल x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसी वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, तो पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेन क्या है? पैरेलल है किसके? YZ के। अगर YZ के पैरेलल प्लेन है इसका मतलब क्या है कि वो x अक्ष से क्या है? x अक्ष से उसका प्लेन जो है एक्स अक्ष से क्या है? परपेंडिकुलर है। अब उससे परपेंडिकुलर निकला हुआ है तो जो डीएस होगा, ठीक है, यानी जो नॉर्मल होगा एक्स अक्ष पर, जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? खुद परपेंडिकुलर, तो यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, एक्स अक्ष में और डीएस के बीच का जो एंगल होगा यानी एरिया जो नॉर्मल उस पर स्ट्राइक करेगा तो खुद 90 डिग्री पे है एक्स अक्ष के, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों 0 डिग्री हो जाएगा एक्स अक्ष के। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ई इंटू एस, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻³ और एस की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? 10 × 10 बराबर, यानी ये सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 100 यानी 0.01। चलिए, या फिर 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, एक ही चीज़ है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, बनाया हुआ है। जब सतह YZ के समांतर हो तब क्या हो जाएगा? नॉर्मल टू द प्लेन इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो
ई की वैल्यू 5 × 10⁻³ अभी हमने निकाला। एरिया कितना हो जाएगा 10⁻−2। तो ये दोनों हटा तो केवल 10 बचा, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा क्या है कि जब प्लेन क्या बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस से। प्लेन यहाँ पे क्या बना रहा था, नॉर्मल बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेन कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस यानी जो एरिया होगा, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स के अलोंग है, तो ये कितना कोण बना रहा है एक्स एक्स से 30 डिग्री। तो क्या होना चाहिए, इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पे। तो ये जब 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी एक्स अक्ष से कितना डिग्री बनाया वो 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो E इंटू ए, ई की वैल्यू 5 × 10⁻³ ए की वैल्यू 10⁻−2। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी 5 × 10⁻³ × 10⁻−2 कितना हो जाएगा 10 गुने cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो 2 से 10 कटेगा तो 2 पचे 10, तो 50 25 कितना हो जाएगा 25। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। बस आपको ये देखना है कि अगर जिसके प्लेन के पैरेलल कह रहा है तो एक वो दूसरे प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे प्लेन पे उसका जो एंगल हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एक्स, यानी अगर मान लो ये एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर है तो ई का भी डायरेक्शन और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम। यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। पैरेलल हो गया ना, या कोइंसाइड कर गया तो 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर ये एक्स के अलोंग पैरेलल कहता, एक्स के पैरेलल कहता तब थीटा कितना हो जाता 90 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। यहाँ दिया हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। और चलिए फिर से देखते हैं हम लोग, एक मिनट। अगर ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ये करंट की दिशा क्या है इस तरह से। तो करंट की दिशा जब ये होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा इधर। तो उस पर जो वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो लगेगा वो वी डी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा बल कितना लगेगा, फोर्स बराबर बी क्यू भी हमें पता है। तो ई वी डी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व। ठीक है, संख्या घनत्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। यानी टोटल जो फोर्स होगा, यानी देखिए अगर जो फोर्स है वो कितना है माइनस ई वी डी क्रॉस बी। ठीक है, ये फोर्स है।
ये फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, एन, एन क्या है, कैपिटल एन, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, वी डी क्रॉस, ठीक है। ये एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। अगर हम यहाँ पे एक छोटा एन लेते हैं, जो कि क्या लेंगे, संख्या घनत्व, क्या है ये, संख्या घनत्व, नंबर डेंसिटी। संख्या घनत्व मतलब टोटल में, टोटल जितना इलेक्ट्रॉन है बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, आयतन मतलब क्षेत्रफल गुने लेंथ, स्मॉल लेंथ के लिए ले रहे हैं तो ए गुने डी एल। तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू डी एल, ठीक है। अब ये एन की वैल्यू हम सीधा यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एफ हो जाएगा, यानी टोटल एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन ए डी एल ई पी डी क्रॉस पी, ठीक है। अब हमें पता है कि आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एन ई ए वी डी, माइनस में आई इक्वल्स टू माइनस एन ई ए वी डी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिधर है उधर उसके अपोजिट में कौन है, करंट का डायरेक्शन है, इसलिए निगेटिव शो कर रहा है करंट। तो एन ई ए वी डी, तो ये एन ए ई वी डी, ये क्या हो जाएगा टोटल, और माइनस वाला क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे डी एल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डी एफ है वेक्टर फॉर्म में, तो अब डी एल यानी लेंथ के अलॉन्ग, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी आई एल, एफ बराबर बी आई एल। अब यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। चलिए, बी क्रॉस आई है ना, एल, तो ये क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा, तो वही चीज़ यहाँ पे है, डी एफ आई हो गया, आई यानी बी और डी एल का डायरेक्शन हमको देखना है, बी इंटू डी एल का डायरेक्शन, तो बी, बी क्रॉस डी एल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी गुने आई, बी गुने एल, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी आई एल साइन थीटा। या तो आप ये करिए वेक्टर फॉर्म में, या तो ये, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। उसी चीज़ का इंग्लिश में सेम चीज़ है और बोल भी दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ पे भी है, इसको, ठीक है, बी यहाँ पे आई कर दीजिए, बी क्रॉस एल यहाँ कर दीजिए, आई बी क्रॉस एल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलना कीजिए। 3 मार्क्स में है, इसलिए 3 हम दिए हैं यहाँ पे। क्या है, फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। चुंबक द्वारा तीव्र रूप से आकर्षित होता है कौन, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कमजोर रूप से आकर्षित होता है लेकिन कमजोर रूप से, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। डाईमैग्नेटिक क्या होता है, चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित करता है, वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, डाईमैग्नेटिक में, ठीक है। फिर क्या है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, संवेदनशीलता, तो संवेदनशीलता इसमें बहुत ज़्यादा होता है और धनात्मक होता है, इसका संवेदनशीलता कम होता है लेकिन धनात्मक होता है, और डायमैग्नेटिक का संवेदनशीलता कम होता है और ऋणात्मक होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, सापेक्षिक या फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होता है किसमें, फेरोमैग्नेटिक में, लौह चुंबकीय में। पैरामैग्नेटिक में इसका जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है
वो एक से लेकर के एक से थोड़ा सा अधिक होता है ना, मतलब स्मॉल होता है पॉजिटिव, ठीक है। और डायमैग्नेटिक में जो चुंबकशीलता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता, वो भी किसके किसके 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, मतलब 1 से कम होता है। पैरामैग्नेटिक में 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। और फेरोमैग्नेटिक में 1 से बहुत ज़्यादा, यानी 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, ठीक है। यानी 1 पॉइंट समथिंग अगर 2 है, 3 है, तो ये समझिए ये पैरामैग्नेटिक का है। और अगर 0.8 है तो ये आपका डायमैग्नेटिक है। अगर 3.4 है तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक है। क्लियर है? 3.4 के अलावा मतलब कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये 3 हम यहाँ पे दिए हैं, आप और नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कि जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक समान नहीं होगा। एक समान अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो ये क्या करता है, लोअर रीजन से, है ना, निम्न जो क्षेत्र है उससे उच्च क्षेत्र की ओर बढ़ता है। कौन? फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। पारामैग्नेटिक भी क्या होता है, निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर बढ़ता है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक है वो उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बढ़ता है, ठीक है। उच्च क्षेत्र से हाई से लो, ठीक है। ये लो से हाई और ये भी लो से हाई, ठीक है। फिर क्या है कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, बाहर का चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको अगर आप हटाते हैं, तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो अपना चुंबकत्व बचाए रखेगा, ये खोएगा नहीं। पारामैग्नेटिक खो देगा और डायमैग्नेटिक भी तुरंत खो देगा, ठीक है। ये धीरे धीरे खोएगा और ये तुरंत खो देगा, ठीक है। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाते गए तो क्यूरी तापमान से ऊपर अगर जैसे ही तापमान हुआ तो फेरोमैग्नेटिक बदल जाता है पारामैग्नेटिक में। किसमें बदल जाता है? पारामैग्नेटिक में। पारामैग्नेटिक किसमें बदल जाता है? डायमैग्नेटिक में। पारामैग्नेटिक किसमें बदलेगा? डायमैग्नेटिक में। लेकिन डायमैग्नेटिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान बढ़ाने पर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह बिहेव करेगा, बन जाएगा। और जो लौह चुंबकीय है वो अनुचुंबकीय बन जाता है। कब? क्यूरी तापमान से ऊपर होता है तापमान, तब, ठीक है। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं आप? ये सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के रूप में होता है, ये भी तीनों के रूप में होता है। अच्छा, और बस इतना काफ़ी एग्जाम्पल आप याद रखिए। इसमें जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसके उसको बनाने के लिए कौन कौन से, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ठीक है। पारामैग्नेटिक के लिए क्या है? मैग्नीशियम है, लिथियम है। और प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक के लिए क्या क्या है? कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, तो आप इतना याद रखें। 3 हम यहाँ पे दे दिए हैं आप, और जो बताए वो भी आप इसके कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर लिखिए। एक व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 36:1 है। दो व्यतिकारी तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो आप पहले वाला हम करेंगे आगे, है ना, आंसर किया हुआ है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या है? इंटरफेरेंस है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक तरंग जो है वो क्या कर रहा है? सुपर इम्पोज कर रहा है, एक दूसरे से मिल जा रहा है। और डिफ्रैक्शन क्या है कि एक अगर बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो उससे हट करके जो प्रकाश की जो किरणें हैं उसका मुड़ने की जो क्षमता होती है ना, तब तो उसको पावर लेंस भी बोल देंगे, है ना। ऐसा नहीं, जब बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल है ना, तो उससे मुड़ने की क्षमता जो होती है, जो प्रभाव होता है, या फिर क्या है कि जिस फेनोमेनन में हम लोग ये देखते हैं, जिस परिघटना में हम लोग ये देखते हैं कि अगर ऑब्स्टेकल आ जाए, ठीक है, हिंड्रेंस आ जाए, तो जो प्रकाश का जो किरण है वो जो मुड़ जाता है, उससे हट जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कि दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36:1, यानी आई मैक्स बाई आई मिनिमम बराबर है 36/1।
तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बट्टा मैक्सिमम है तो A1 प्लस A2 और मिनिमम है तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा, 6/1, स्क्वायर है इसका रूट हो जाएगा तो 6/1। अब A1 बाई A2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप ये सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी A1 प्लस A2 बराबर 6A1 माइनस 6A2। ठीक है, आपको A1/A2 निकालना है। अब ये 6A1 को उधर ले जाइए और A2 को इधर ले आइए, तो इधर जब A2 लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7A2 बराबर A1 इधर हो जाएगा तो 5A1। ठीक है, अब A1/A2 तो यानी A2 इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो A1/A2 बराबर 7/5। A1/A2 बराबर 7/5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर। विवर्तन और व्यतिकरण जो है, चेंज कर लेते हैं इसको। विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर यह है कि विवर्तन एक बाधा के चारों ओर तरंगों का झुकना है, जबकि व्यतिकरण दो या दो से अधिक तरंगों का अध्यारोपण है। ठीक है, विवर्तन तब होता है जब प्रकाश तरंगे अपने पथ में वस्तुओं के चारों ओर झुकती है। ठीक है, हस्तक्षेप तब होता है जब दो तरंगे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है। ठीक है, यानी व्यतिकरण, हस्तक्षेप की जगह पर व्यतिकरण कर दीजिएगा। व्यतिकरण तब होता है जब दो तरंगे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। ठीक है, विवर्तन का प्रभाव यह है कि यह प्रकाश के विभिन्न रंगों में बिखेर देता है। ठीक है, लेकिन जो हस्तक्षेप यानी व्यतिकरण का प्रभाव यह होता है कि यह एक नई लहर पैदा करता है। ये नया सुपर इम्पोज करके एक नया फॉर्म करेगा और जो विवर्तन है वो क्या कर देगा, छितरा देगा अलग अलग कलर में। ठीक है, चलिए, विवर्तन का उदाहरण इंद्रधनुष है, लेकिन व्यतिकरण का उदाहरण यंग डबल स्लिट का प्रयोग है। एक उदाहरण दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते इसको। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो देखते हैं। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा, आई मैक्स बाई आई मिनिमम 36/1, A1/A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना हो गया। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर A1/A2 अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2/A2। और दूसरा अगर हम यहाँ पे प्लस करते तो क्या हो जाता है, A1 प्लस A2/A2। क्लियर है, यानी सीधी सी बात है कि अगर 6/1 है तो एक में प्लस करना है तो 6/1 कितना हो जाएगा, 7। और A1 माइनस A2 यानी 6 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा A1/A2 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। ये आपका इंग्लिश में है, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। Diffraction interference is that diffraction is the bending of waves around the obstacle, while the interference is the superposition of two or more waves. Diffraction occurs when light waves bends around object in their path. Interference occurs when two objects interact with each other. The effect of diffraction is that it disperses light into different colors. The effect of interference is that it creates a new wave. एक नया वेव ये क्रिएट करता है और ये डिफरेंट कलर्स में करता है। ठीक है, चलिए, ये तीन तीन मार्क्स का है तो तीन डिफरेंस काफ़ी है। चलिए, फिर फ्रिंज विड्थ पर भी है कि फ्रिंज विड्थ अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है। ठीक है, वो भी डिफरेंसेस हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आइंस्टीन के समीकरण को लिखिए और समझाएं। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या है, E बराबर है ना 5 + k।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर E-5 h-5। फिर ये भी लिख सकते हैं K मैक्स इज इक्वल्स टू h-h नॉट। सब आइंस्टीन का ही इक्वेशन है, चारों पांचों में से कोई भी एक लिख लेंगे, सेम ही है, बस इधर उधर चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आइंस्टीन का इक्वेशन है इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर यहाँ पे है उसका डिस्क्रिप्शन, क्या कह रहा है कि समझाना भी है आपको, तो समझा दीजिए। क्या है, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है किसका, इंसिडेंट लाइट का, तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, कि जितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होना चाहिए। तो जितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आया फोटोन्स यहाँ गिरा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराया। ठीक है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराता है, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग को कराएगा। ठीक है, क्लियर है, तो 1-1 रिलेशन है ये। तो ये कब होगा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी जो इंसिडेंट कर रहा है, जो लाइट आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो देवली आवृत्ति से देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है, यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे अधिक होना चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो जितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड, वो किस पर निर्भर करेगा, कितना इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का। क्लियर है, चलिए। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द है ना, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट जो लाइट है प्रोवाइड करा रहा है, इंसिडेंट रे प्रोवाइड करा रहा है, जितना फ्रीक्वेंसी उतना ही काइनेटिक एनर्जी लेकर के फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, मैक है ना, मिनिमम, उससे अधिक अगर एनर्जी रहेगा तभी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। क्लियर है, तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये ध्यान में रखिएगा कि तो काइनेटिक एनर्जी होगा किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो इसके इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन इज इंस्टेंटेनियस एज सून एज द फोटोन ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सब्सटेंस इट एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे ही इंस्टेंटेनियस होता है, जैसे ही फोटोन्स गिरता है सरफेस पे टकराता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। क्लियर है, चलिए। उसी का ये हिंदी है कि किसी दिए गए पदार्थ, अब जैसे आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, उसकी आवृत्ति जो होनी चाहिए वो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रति सेकंड जितना उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो किस पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी पर। तो कितना इंटेंसिटी से ये जो आपतित प्रकाश जो है वो आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे देहली ऊर्जा भी होती है। देहली ऊर्जा क्या होती है कि वो सबसे मिनिमम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा, जिससे अधिक ऊर्जा जब देगा तभी जाकर के फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र होती है, मतलब प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है, फिर क्या है कि जैसे ही प्रकाश गिरता है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, और एकक है ये, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन एकक है। एकक करने का मतलब कि जैसे एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण के प्रकीर्णन आप क्या है, 9th में ही पढ़े होंगे इसको, उसी का विस्तृत रूप है थोड़ा सा। क्या है इसमें, गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल से हम लोग, है ना, सोने की परत है, उससे उसके एक एटम से हम लोग अल्फा रे को पास कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि बहुत सारे जो रे हैं वो बिना कुछ किए क्रॉस हो जा रहे हैं, बिना
विचलन किए, बिना डिफ्लेक्शन शो किए सीधे क्रॉस कर गए। इसका मतलब है कि एटम के बीच में खाली जगह स्थान होता है, खाली स्थान होता है। ठीक है। दूसरा देखिए कि कुछ कुछ जो है हल्का डेविएट किए, तो डेविएट के इसका मतलब है कि जब अल्फा पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव है तो वो उसको क्या करेगा, खींचेगा, पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा, तो इसलिए हल्का डेविएट करके वो वहाँ से चलेगा। ठीक है। 8000 में से एक किरण ऐसा था जो कि गया और 180 डिग्री में वापस आ गया। ठीक है, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे बीच में ना कुछ है, तो जो बीच में है वो क्या है, धनात्मक है, क्योंकि अल्फा धनात्मक है। तो बीच वाला पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया, जो कि पॉजिटिव होता है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। ठीक है, यही चीज़, यही सारी व्याख्याएं जो हैं यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपका कंप्लीट आंसर है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियोधर्मी स्रोत से सोने की एक पतली शीट पर अल्फा कणों की उच्च ऊर्जा धाराओं को निर्देशित किया। अल्फा कणों के कारण होने वाले विक्षेपण का अध्ययन करने के लिए उन्होंने पतली सोने की पन्नी के चारों ओर एक फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाया। ठीक है, जिससे वो किरण दिख सके। क्या देखें कि सोने की सीट की ओर बमबारी करने पर अल्फा कणों का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी विक्षेपण के एक सीट से होकर के गुजर जाता है, बिना विक्षेपण का। कुछ विक्षेपित होते हैं और एक जो है 180 डिग्री में, यानी 8000 में एक ऐसा है जो कि 180 डिग्री में उसी दिशा में आ जा रहा है। ठीक है, यही 3 होता है। इतना लंबा न लिख करके भी लिखिएगा कि कुछ बिना विक्षेपण के पार हो जा गुजर जा रहा है, कुछ हल्का विक्षेपण हो रहा है। ठीक है, और कुछ जो है 8000 में से एक वो उसी दिशा में विक्षेपित होकर के आ जा रहा है। यही 3 चीज़ है। और क्या किए कि तब परमाणु की संरचना के बारे में बताया कि परमाणु जो है बीच में न्यूक्लियस है जो कि धनात्मक है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और बीच में क्या है, खाली जगह है। ठीक है, चलिए, ये आपका डायग्राम है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम पूरा प्रदर्शित कर दे रहा है, इसके बाद हल्का फुल्का आपको लिख दीजिएगा, तब भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इंग्लिश इंग्लिश में है, सेम चीज़, और उसी का डायग्राम है। ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। ठीक है, तो सेम डायग्राम आप उसमें कर देंगे। ठीक है, इतना अगर कर देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त आरेख की सहायता से पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्रों के बनने की व्याख्या कीजिए। संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदल जाती है, अग्रदिशिक बायस में और पश्चदिशिक बायस में, आप बताइए। तो पीएन जंक्शन क्या है भाई, पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर उससे मिला करके बनता है, तो जहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पीएन संधि। ठीक है, पी में क्या है, होल की प्रचुर मात्रा है। ठीक है, और एन में इलेक्ट्रॉन की प्रचुर मात्रा है। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा किधर, होल की तरफ, जाओ भाई, जाने दो। अब जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्यूज हुए, दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई न तो पॉजिटिव रहेगा न तो निगेटिव रहेगा। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से प्रोटॉन यानी होल, अब क्या करेगा ये, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, खाली जगह, यानी प्लस बचेगा। तो ये प्लस 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 का सील्डिंग हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन मिला इसको, होल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 का सील्डिंग हो जाएगा। अब ये जब माइनस है, तो अब ये जब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये प्लस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या रीजन, ये जो क्षेत्र बन गया, ये कौन सा क्षेत्र बन गया, अवयव क्षेत्र। बस इसी चीज़ को आप अपने भाषा में लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस में क्या होगा। फॉरवर्ड बैस में क्या हो जाएगा, और ये इधर, फॉरवर्ड बैस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप से कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, और पश्चदिशिक बायस में क्या होता है, जो निगेटिव टर्मिनल है वो आपका पी से कनेक्टेड है और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो आपके एन से कनेक्टेड होगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पी एन जंक्शन बनता है तो एन प्रकार के कुछ इलेक्ट्रॉन जंक्शन के माध्यम से फैलते हैं और पी साइड के छिद्रों के साथ मिलकर नकारात्मक आयन बनाते हैं।
एन साइड के सकारात्मक आयन छोड़ देते हैं, इससे परिणाम स्वरूप हास परत का निर्माण होता है जो अवरोध के रूप में कार्य करता है। हमने बता दिया यहाँ पे जब गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव बना देगा और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, और फर्दर ये निगेटिव इधर आएगा नहीं, ये इधर जाएगा नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है इसी का, अग्रदिशिक में क्या हो रहा है भाई? अग्रदिशिक बायसिक के तहत लागू संभावित अंतर एक क्षेत्र के कारण बनता है जो संभावित बाधा के विपरीत कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप संभावित अवरोध कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? ये दे रहा है कि चलो इधर होल को कि चलो भाई इधर चलो, और इधर इलेक्ट्रॉन को भी कह रहा है कि चलो। ठीक है, तो जिससे अक्षेत्र परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। क्लियर है? और जब अगर रिवर्स होगा तो यानी क्या है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप, यानी पी जो है वो निगेटिव से तो ये इधर भागेगा, और एन टाइप है ये भी इधर भागेगा, है ना, पॉजिटिव की तरफ। तो ये इधर भागा पोटेंशियल, ये इधर भागा पोटेंशियल, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और छह परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, बस इतना ही लिखना है, और परत की चौड़ाई कम हो जाती है। क्लियर है? बस जब पश्च दिशिक होगा तो चौड़ाई बढ़ जाएगा, और जब अग्र दिशिक रहेगा तो चौड़ाई कम हो जाएगा। चलिए, वही चीज़ इंग्लिश मीडियम में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एसी सर्किट में करंट I बराबर 5 साइन 100 - π/2 एम्पियर है, और विभवांतर 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है। ठीक है, यानी कितना लैग कर रहा है करंट? करंट लैग कर रहा है π/2 से। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? π/2। फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2। पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा? P बराबर आई आर एम एस गुने भी आर एम एस कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है? 90 है, तो 90 है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो कितना पावर कंज्यूम होगा इसमें? 0, यानी शक्ति कितनी खपत होगी? 0 वाट। कोई शक्ति खपत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैग कितना का कर रहा है? π/2 से। फेज डिफरेंस कितना है? π/2। अब विद्युत धारा का आरएमएस निकालना है। विद्युत धारा का आरएमएस निकालना है तो I0/√2। तो I0 का वैल्यू कितना है? 5। तो 5/√2, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 707। मल्टीप्लाई कर देंगे तो IRMS एम्पियर कर दीजिए। ठीक है, 3.535 एम्पियर। क्लियर है? अगर भी आरएमएस का आता तो भी यानी 200 रहता, तो 200/√2 हो जाता। क्लियर है? तो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करें, है ना, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।